हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, हमारी है आज बिजनेस स्टडीज की क्लास और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं विच इज हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ऑलरेडी हम 5 प्रिंसिपल्स कवर अप कर चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम इसके कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चल रहा है फ्री ऑनलाइन चीता बैच, जिसके अंदर हम लोग पूरे साल करने वाले हैं फ्री में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंचे, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने हमें और कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब तक जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े उसके जो नाम थे वो बहुत ही सिंपल सोबर सीधे सादे से थे, बट ये जो एक प्रिंसिपल आया बड़ा हाईफाई नाम के साथ आया है ना। इसने कहा द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब तक तो हमें लग रहा था कि फ्योल हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल जैसे ही है जो बहुत ही सीधी सादी सी बात कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, एक फ्रांस के बंदे ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं ना। बच्चे, पहले ना इस प्रिंसिपल के नाम को ही समझते हैं, इस टाइटल को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, सबऑर्डिनेशन निकला है कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट से। अब सबऑर्डिनेट का मतलब तो आप सभी को पता है ना, द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर अ सुपीरियर, यानी कि एक बॉस है, उस बॉस के अंडर जो एम्प्लॉय काम करता है तो उस बॉस को हम सुपीरियर कह देते हैं और उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय को हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट आपको देता है एक सेकेंडरी पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन का मतलब हुआ द सेकेंडरी पोजीशन। अब ये सेकेंडरी पोजीशन किस चीज की है? ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक हित का काम चल रहा है, किसी के हित के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी की भलाई के बारे में हम सोच रहे हैं। तो एक तो है पूरा जनरल इंटरेस्ट, यानी कि पूरे जन समाज के बारे में हम सोच रहे हैं, और एक है कि एक अकेला बंदा खड़े होकर कोई मांग कर रहा है हमसे या कोई डिमांड कर रहा है। तो भाई, हम किसको सेकेंडरी पोजीशन पे रखेंगे, किसको हम पहले रखेंगे और किसको हम बाद में रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि कोई एक व्यक्ति आकर हमें कोई बात कह रहा है और उसके अगेंस्ट एक पूरा समाज हमें आके कोई बात कह रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, किसकी तरफ हम जाएंगे, किसको सेकेंडरी पोजीशन दी जाएगी? उस एक व्यक्ति को। यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक सेकेंडरी पोजीशन पे है और जनरल इंटरेस्ट एक हायर पोजीशन पे है। ठीक है मैम, कुछ टाइटल तो हमें समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट थोड़ा और डिटेल में इसको समझाओ। तो चलो बच्चों, मैं आपको प्रिंसिपल तो बाद में समझाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इस प्रिंसिपल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम ये जो लिखी लिखाई बातें हैं इस सब चीजों को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखो बच्चे, क्या हुआ, अब बच्चे समझो कि जरा एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं। कौन कौन? एक है ग्रैंडफादर, फादर, मदर और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बेटा है वो अपने मम्मी पापा से डिमांड करता है कि देखिए माताजी एंड पिताजी, अब आपको तो दिख ही रहा होगा कि आपका बेटा बड़ा हो रहा है, अब उसने 12th के एग्जाम भी दे दिए हैं, कॉलेज की जो जर्नी है वो बस कुछ ही दिनों में शुरू होने ही वाली है। तो माताजी एंड पिताजी, हमें आप कृपया करके आईफोन का एक लेटेस्ट मॉडल जो है कृपया करके हमें दिला दीजिए। यानी कि तुरंत उसने 1 से 1.5 लाख रुपए की मांग अपने घर वालों से कर डाली। ठीक है जी। अब माताजी और पिताजी इस सोच में पड़ गए कि यार, अगर इसको 1 से 1.5 लाख रुपए का ये आईफोन अगर हमने दिला दिया तो हमारे बाकी के खर्चे कैसे होंगे। चलो हम बच्चे की डिमांड पूरी कर भी दे, क्योंकि हर माता पिता देखो कहते हैं कि हम कमा किसके ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा करना हमारा फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि भाई, जो पैसा हम कमा रहे हैं उस पैसे से हम सिर्फ इस बच्चे के खर्चों को ही नहीं पूरा कर रहे, हम पूरा घर चला रहे हैं,
हमें उसमें जो हमारे पिताजी है यानी कि जो आपके ग्रैंडफादर हैं उनके मेडिसिन का खर्चा भी उठाना है क्योंकि वो थोड़े बीमार रहते हैं, ठीक है। आपकी उसी बच्चे की जो छोटी सिस्टर है वो अभी स्कूल जाती है, उसकी स्कूल की फीस भी भरनी है, घर का दूध का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और राशन भी आना होता है और भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। अगर हमने इस महीने वो सारे खर्चे नहीं करे और इसको इसका आईफोन दिलवा दिया तो ना तो पिताजी की दवाई आएगी, ना ही बच्ची की स्कूल की फीस जाएगी, घर में दूध नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगी, राशन नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। तो इससे तो हम सभी को नुकसान होने वाला है, इससे तो हम सभी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पिताजी को दवाई नहीं मिली तो उनकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है, बच्ची की स्कूल की फीस नहीं गई तो उसको स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है, और घर में जब खाने कोई नहीं आएगा तो ये आईफोन का क्या करेगा। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि यार जरूरतें तो बहुत सारी हैं और सबकी है, हम इस एक बच्चे की मांग के लिए अपने घर में रहने वाले सारे सदस्यों को थोड़ी ना परेशान कर सकते हैं, सारे मेंबर्स को हम नहीं परेशान कर सकते। तो हम कहेंगे कि बेटा जी आप हमसे हाथ जुड़वाएं, इस महीने तो हम आपकी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, हाँ आने वाले कुछ महीनों में जब हमारी सेविंग्स थोड़ी और अच्छी हो जाएगी तो हम आपकी जरूरत को पूरा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके इस इंटरेस्ट को, आपके इस हित को हम नहीं मान सकते, आपकी इस बात को हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अकेले आपकी वजह से ये जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो और भी बहुत सारे मेंबर है घर के, हम इनको पीछे नहीं छोड़ सकते। समझ आ रही है बात? आई होप थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई होगी। तो चलो अब जरा देखते हैं कि हेनरी फ्योल क्या कहते थे। तो देखिए क्या कहा हेनरी फ्योल ने। This principle states that the interest of an organization should take the priority over the interest of any one individual employee। वो ये कहते हैं कि अगर कभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए जहां पर एक एम्प्लॉय और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक को अगर आपको चुनना हो तो हमेशा अपने लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना और उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप सेकेंडरी पोजीशन पे रखोगे। यानी कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि एक आपका एम्प्लॉय एक ऐसी डिमांड कर रहा है जिसको पूरा करने की वजह से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को सफर कराना पड़ेगा, उसमें काम करने वाले या उससे जुड़े सभी लोगों को सेक्रीफाइस कराना पड़ेगा। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भूल जाओ। ऐसे में आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है जी। अच्छा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन every individual has his own interest and company has got its own objectives। क्योंकि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय का अपना खुद का एक इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब कि आपको कुछ चाहिए ना उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए। आप एक कस्टमर हो तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए। आप एक शेयर होल्डर हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। आप एक क्रेडिटर हो तो आपको आपका पैसा वापस चाहिए। तो हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उसका कोई ना कोई मोटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने के लिए। और इसी तरीके से कंपनी के भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसे पूरे करने हैं। सो इन ऑल द सिचुएशन, तो हर सिचुएशन में ऐसा कहा गया दैट कंपनीज इंटरेस्ट विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि तब भी आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपको पहले कंपनी के हित के बारे में सोचना है, कंपनी की भलाई सोचनी है। तो कंपनी की भलाई को सोचते हुए आपको सुपरसीड करना है द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आपको उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भूल जाना है। ठीक है, ओके। So this is so because, क्यों करते हो आप ऐसा? So this is so because the interest of various stakeholders, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक कंपनी के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। बच्चे ये शेयर होल्डर नहीं है, इट इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? वो सारे लोग हु आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो किसी ना किसी मकसद से जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे कि ऑनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सोसाइटी। तो ये सारे लोग जो किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी मोटिव के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या उन्हें इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, तो वो सभी लोग स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं जैसे कि ऑनर, क्रेडिटर, सोसाइटी, एंड दोस कांट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर वन इंडिविजुअल। तो किसी एक के लिए हम इन सबको नहीं नुकसान पहुंचा सकते। तो भाई कोई बात नहीं, एक का नुकसान हो रहा है, होने दो।
तो थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल समझ आया। चलो अब एक एग्जांपल ले लो। भाई देखो, ये एक कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि उसके कस्टमर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डेटर्स हैं, ऑनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और मैं कहती हूँ कुछ एम्प्लॉयज भी हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये सारे लोग क्या कहलाते हैं? ये सारे लोग कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। तो ये सारे कौन है? हमारे स्टेक होल्डर। और वहीं पर हमारा ये एक है इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय कहता है कि जी मुझे ना अब से 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए। मैं कंपनी में काम तभी करूंगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी देंगे। ठीक है, काम तो मैं उतना ही करूंगा लेकिन सैलरी मुझे 1 लाख रुपए की चाहिए। ये इसका इंटरेस्ट है। ये इसने कहा, इसने अपनी बात बोली कि मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये कहता है कि जी मैं 1 लाख रुपए लूंगा, जो काम आप मुझसे करा रहे हो वो तो 1 लाख रुपए में होगा। ठीक है। कंपनी कहती है कि जी देखो, काम तो हमें उतना ही चाहिए लेकिन हम आपको 1 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, हम आपको 60,000 रुपए दे देंगे। 60,000 रुपए हम देंगे एक तरफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई आपको 60,000 रुपए मिलेंगे, काम हमें पूरा चाहिए। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। क्यों? 60,000 रुपए देकर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसके सारे स्टेक होल्डर्स का काम हो रहा है। लेकिन जो इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट क्या कहता है? वो क्या कह रहा है कि यही इतना ही काम करवाओगे कि मैं काम आपका इतना नहीं कर पाऊंगा, इससे थोड़ा सा कम काम करूंगा लेकिन सैलरी 1 लाख रुपए लूंगा। अब उसको वो 1 लाख रुपए सैलरी देने के लिए, यानी कि जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा में देने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है हम अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट ना दे पाए, शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न ना दे पाए, यानी कि हमारा बजट हिल जाएगा थोड़ा सा। हम लोग एक बजट बनाते हैं अपने महीने का और कई बार कोई एक एक्स्ट्रा अगर खर्चा आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा बजट हिल जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, सारा जो हमारा एक सिस्टम से काम चल रहा होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हैंग हो जाता है। यहाँ पर भी यही हो रहा था। वो इंडिविजुअल जो हमसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, उसको वो 1 लाख रुपए देने की वजह से जो हम पूरा एक अपना बजट बना के बैठे थे, जो पूरा हमने एस्टिमेशन अपना कर रखा था, वो खराब हो रहा था। तो ऐसे में कंपनी ने कहा कि देखो भाई इंडिविजुअल एम्प्लॉय, हम तो दे सकते हैं जी 60,000 रुपए। अगर आपको 60,000 रुपए में काम करना हो तो ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप 1 लाख रुपए की डिमांड के साथ ही खड़े हुए हैं तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी कंपनी को चाहें तो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय की वजह से जो इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, हम उसका नुकसान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की वजह से इतने सारे लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। तो हम जाएंगे किस पे? मेजॉरिटी के साथ। तो मेजॉरिटी कहती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को दी जाएगी प्रायोरिटी और उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कह दिया जाएगा बाय बाय, कि आप हमारे लिए एक सेकेंडरी हो, हमारे लिए हमारा पहला इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। सो आई होप आपको अब ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं जी? पॉजिटिव इफेक्ट्स ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से काम करोगे तो ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दे रहे हो तो गोल्स अचीव बिल्कुल होंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। यानी कि हम इस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों में एक कोऑर्डिनेशन सेटअप हो जाए। तो अगर फॉलो करोगे तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। बट अगर वायलेट करते हो इस प्रिंसिपल का तो कहीं ना कहीं गोल्स आपके अचीव नहीं हो पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाओगे, तो भाई रखो फिर एक इंसान को खुश, बाकी सारे तुम्हारे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो और लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या? भूल गए ना तुम उन्हें, तो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में भाई यहाँ कोऑर्डिनेशन है तो वायलेशन पे क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। कोई आपने कोऑर्डिनेशन बनाया ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो ये आपके इफेक्ट्स ऑन वायलेशन हो गए। तो आई होप 6th प्रिंसिपल अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब इसके अगले प्रिंसिपल की तरफ। हमारा 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सो रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि अपनी सर्विस के बदले में एक एम्प्लॉय जो अपनी कंपनी से रिसीव कर रहा है उसे हम उसका रेम्यूनरेशन कहेंगे। यानी कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो काम के बदले में हमारी कंपनी जो हमें पे कर रही है उसे हम कहेंगे रेम्यूनरेशन। अब क्योंकि रेम्यूनरेशन के जो रूप हैं वो बहुत अलग अलग हैं। रेम्यूनरेशन एक सैलरी के फॉर्म में भी हो सकती है, कमीशन के फॉर्म में भी हो सकती है, वेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, इन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। तो रेम्यूनरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा कि सैलरी टू एम्प्लॉय या वेजेस टू एम्प्लॉय, हमने एक वर्ड यूज किया रेम्यूनरेशन।
तो रेम्यूनरेशन क्या है? अपनी सर्विस के बदले में एक एम्प्लॉय जो भी अपनी कंपनी से रिसीव करता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो अब रेम्यूनरेशन के लिए क्या बात कही गई? बच्चे रेम्यूनरेशन के लिए उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। क्या बोला उन्होंने? जस्ट एंड इक्विटेबल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर इक्विटेबल की जगह पर आपको वर्ड फेयर देखने को मिले तो वो भी ठीक है, ठीक है। सो उन्होंने कहा रेम्यूनरेशन होना चाहिए जस्ट एंड फेयर या इक्विटेबल। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले वही बात, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। सो बच्चे यहां पर मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। जरा समझते हैं इसको। सिचुएशन 1 में क्या हुआ कि एक एमबीए क्वालिफाइड पर्सन किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। एक एमबीए क्वालिफाइड पर्सन किसी एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो कंपनी ने उसे कहा कि बिल्कुल हम आपको अपनी कंपनी के अंदर एक जगह देते हैं, हमारे यहाँ पर एक पोस्ट है जो आपके लिए खाली है। उसने कहा ठीक है जी, मैं भी रेडी हूं आपकी कंपनी में काम करने के लिए। तो उसने कहा आप मुझे कितना सैलरी ऑफर करेंगे? उसने कहा जी इस काम को करने के लिए हम आपको 6,000 रुपए देंगे। 6,000 रुपए किसको? एक एमबीए क्वालिफाइड पर्सन को। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है कि वो बंदा जो अपनी एजुकेशन के ऊपर 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर आया है, उसने जो एमबीए की होगी उसमें उसने 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतना पैसा कुछ खर्च किया होगा, इट टोटली डिपेंड्स कि उसने कहां से करी है। तो इतना पैसा खर्च करके वो आया है और आज आप उसे कह रहे हो कि हम तुम्हें मात्र 6,000 रुपए देंगे। तो तुमने उसकी एजुकेशन की सबसे बड़ी इंसल्ट कर दी है, तुमने उसके प्रोफेशन की सबसे पहले तो इंसल्ट करी। दूसरी चीज, यार 6,000 रुपए में क्या वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है? देखो हर एक जॉब पोजीशन का अपना एक स्टेटस होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पे भी होनी चाहिए। एक ऐसा ही इंसिडेंस मेरी लाइफ में भी एक बार हो चुका है कि जहां पर मैंने भी एक जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और उन्होंने भी मुझे एक ऐसी सैलरी ऑफर करी जहां पर मुझे फिर लगा कि क्या ये मेरे साथ जस्टिस हो रहा है? ठीक है, हम जब टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं मनी ना हमारे लिए सेकेंडरी है, बट अपने सर्वाइवल के लिए पैसा तो हमें भी चाहिए ना। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा। हम सभी पैसों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि देखो अपने जीवन को बिताने के लिए पैसा जरूरी है। मैं तो यही मानती हूँ दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज समथिंग, बट मनी इज डेफिनेटली नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। तो भाई एटलीस्ट हमें इतना पैसा तो मिले ना कि यार प्रोफेशन है उसको जस्टिस मिले, एट द सेम टाइम यार हमारे एक जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हम उसको मेंटेन कर सके। बात समझ आ रही है आपको? तो सिचुएशन 1 में मुझे ये समझ में आया कि उसको पैसा मिल तो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा, बट उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग या उसके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं थी, ये रेम्यूनरेशन बिल्कुल सही नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे कि कंपनी ने गलत किया, एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 2 में एक पर्सन है हु इज ग्रेजुएट, जो कि एक ग्रेजुएट डिग्री के साथ आया है और कंपनी भी उसको एक पोस्ट ऑफर कर रही है, काम दे रही है। तो कंपनी कहती है कि आप आइए हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए, हम आपको 50,000 रुपीज देंगे। सो 50,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, अच्छा पैसा है। पर वहां पर वो कैंडिडेट कहता है कि जी नहीं, मुझे तो 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब कंपनी कहती है कि सर देखिए, एक तो आप फ्रेशर हैं, एट द सेम टाइम हमारी कंपनी की इतनी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको 1.5 लाख रुपए भर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे और भी कुछ एक्सपेंसेस है और वो एक्सपेंसेस हमें इतना अफोर्ड नहीं करते कि हम एक एम्प्लॉय को 1.5 लाख रुपए की सैलरी दे सके। हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से एक एम्प्लॉय के 1.5 लाख रुपए की सैलरी हम नहीं निकाल सकते, हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती है। तो यहां पर आप ये कहेंगे कि कंपनी के साथ गलत हो रहा था, यानी कि ये जो रेम्यूनरेशन मांगी जा रही थी ये कंपनी के फेवर में नहीं थी। तो हमने यहाँ पे दो सिचुएशन देखी। हमने यहाँ पर देखा कि एक सिचुएशन कहती है कि कंपनी जो पैसा भर रही है वो एम्प्लॉय के लिए सही नहीं था, गलत था, कम था, इनसफिशिएंट था।
दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय ने पैसा डिमांड करा, जो उस कैंडिडेट ने पैसा डिमांड करा, जो रेम्यूनरेशन डिमांड करा, वो कंपनी की जेब के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा बच्चे उसका सॉल्यूशन तो देखो यही है कि रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। तो मैडम बताओ ना जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या है? सुनो, सो जस्ट का मतलब ये है the employees should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living। यानी कि एम्प्लॉइज को कम से कम उतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपने एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। यानी कि यहाँ पर रेम्यूनरेशन की बात हुई कि वो एम्प्लॉय के फेवर में क्या कहता है, एम्प्लॉय के फेवर में वो ये कहता है कि भाई कम से कम उसे इतना पैसा तो दो कि वो अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके। दूसरी बात क्या बोली इक्विटेबल के लिए, एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। कि भाई तुमने एम्प्लॉय के फेवर में तो बात कर दी, तो कंपनी के बारे में भी तो कुछ बताओ। तो वो कहते हैं कि रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अंदर आता हो, यानी कि कंपनी की जेब के ऊपर भारी ना पड़े। तो यहां पर कंपनी के फेवर में ही बात हो गई। इसका मतलब रेम्यूनरेशन दोनों के फेवर में होना चाहिए। भाई जिसको पैसा मिल रहा है वो भी खुश, जो पैसा भर रहा है वो भी खुश। देखो किसी का दिल दुखाकर अगर तुम कोई पैसा कमाओगे ना तो वो पैसा तुम्हें फलेगा नहीं, ऐसे ही किसी के हिस्से का पैसा मारोगे तो वो भी तुम्हें फलेगा नहीं। तो भैया रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। ठीक है, सो रेम्यूनरेशन होना चाहिए दोनों के फेवर में कि कंपनी उतना पैसा भर पा रही हो और एम्प्लॉय उस पैसे को लेकर खुश हो। बात समझ आ गई कि रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। चलो जी मैडम, बिल्कुल एकदम हमें मस्त समझ आ चुका है ये प्रिंसिपल। तो अगर ऐसा होगा एम्प्लॉय भी खुश कंपनी भी खुश तो कैसा एटमॉस्फेयर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, प्लीजिंग, बहुत खुशी खुशी सब रह रहे होंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है जी, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। भाई जब हमारे काम का अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, कंपनी भी उस पैसे को देकर खुश है, तो मोटिवेशन हाई है, अच्छे रिलेशन है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। बट अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भाई पैसा अच्छा नहीं मिलेगा, मजबूरी में काम तो कर लेंगे, ज्वाइन तो कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन मोटिवेशन डाउन रहेगा। और ऐसे में मन में हमेशा क्या रहेगा यार, कुड़ 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 कुड़, मन दुखी रहेगा ना। और हमेशा मन ही मन में पता नहीं हम कितना भला बुरा कह रहे हैं उसको यार कि इतना कम पैसा देते हैं, काम इतना सारा कराते हैं, तो कैसा रिलेशन रहेगा, अनकॉर्डियल रिलेशन रहेगा। ठीक है, सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है कि भाई पैसा आपको सही देना है अपने एम्प्लॉइज को और इतना देना है कि आपकी जेब के भारी ना पड़े, यानी कि कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। तो जी ये वाला प्रिंसिपल भी मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक एग्जांपल से इस टाइटल को समझते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। देखो बच्चे, सपोज करो कि आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं और आपके घर में जो भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो आपके ग्रैंडफादर की परमिशन के बिना नहीं लिया जाता। यानी कि दादाजी की परमिशन के बिना आपके घर में कुछ भी नहीं हो सकता। ना आपके पापा कुछ कर सकते हैं, ना आपकी मम्मी कुछ कर सकती है, और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आपको जब भी कोई काम करना होता है उसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन अपने दादाजी से लेनी होती है, चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा। वो कहते हैं ना कि इनके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिल्कुल वही वाली कहानी है कि दादाजी के कहे बिना घर में एक सुई भी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि उस घर को चलाने वाले आपके दादाजी हैं और वहां पर उन्होंने सारी पावर अपने हाथों में रख रखी है। और जब अपने हाथों में सारी पावर रख रखी है तो वर्क का जो बर्डन है वो भी सबसे ज्यादा उन्हीं के कंधों पर होगा। क्यों? क्योंकि वो टेंशन फ्री रह ही नहीं सकते, हर चीज की टेंशन उन्हें ही लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर काम को करने की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है। जब भी आपके पापा को कोई काम होगा वो तुरंत जाते होंगे दादाजी के पास और उनसे बातचीत करते होंगे, परमिशन लेते होंगे, तब जाके वो काम होता होगा। मम्मी को घर से संबंधित कोई काम करना है तो उसके लिए भी वो दादाजी के पास जाती होंगी, सारे डिस्कशन करती होंगी, फिर उनसे परमिशन लेती होंगी।
तो हर टाइम वो एंगेज रहते होंगे, और हो सकता है इस चक्कर में ना तो वो खुद पे ध्यान दे पा रहे होंगे, या जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनकी जिंदगी में ना ही उस पर ध्यान दे पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में रखी। चलो, अभी तो आपकी एक छोटी सी फैमिली है, अगर यही मैं एक जॉइंट फैमिली की बात करूं कि वहां पर दादाजी के अपने 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के हिसाब से फैमिली और बड़ी हो जाती है, और जब फैमिली और बड़ी होगी तो नंबर ऑफ मेंबर्स और बढ़ेंगे, तो आपके ऊपर जो बर्डन है वर्क का वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो दादाजी ने अपने हाथ में ही सारी हुकूमत रखी, सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखी, सारी पावर अपने हाथ में रखी, तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही अगर हो, या मैं कहूं टॉप लेवल के हाथों में हो, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बट अब मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही कि ऐसे में जो बर्डन था दादाजी के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब उनकी उम्र भी हो चली थी, तो हर चीज के ऊपर वो ध्यान नहीं भी दे पा रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, सबको अपने काम से संबंधित जो अथॉरिटी है वो सौंप देते हैं। यानी कि मैंने जिसको जो जो जिम्मेदारी दी है, जैसे कि मैंने अपने बच्चों को बिजनेस संभालने के लिए दिया है, तो उस बिजनेस में जो उन्हें डिसीजन लेना है वो खुद ले सकते हैं। घर में जो बहुएं हैं वो घर को संभालती है, तो उस घर को संभालने के लिए उनको जो भी अधिकार चाहिए वो अधिकार मैं उनको दे देता हूँ। यानी कि सबको सबके काम से संबंधित जो भी अथॉरिटीज हैं वो उनको दे देता हूँ कि यार अपने आप अपना काम करो, अपने डिसीजन लो, लेकिन उस अथॉरिटी की आपने एक बाउंड्री सेट करी। ये नहीं कि हाँ जो चाहे तुम कर लो, या आपने पूरी तिजोरी की चाबियां भी उनके हाथ में थमा दी, नहीं, आपने उनको पावर दी सिर्फ उनके काम से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपने अपने बर्डन को रिड्यूस करने की कोशिश की, यहाँ पर आपने काम को लोगों में बांटने की कोशिश की, अपनी पावर को आपने लोगों के साथ शेयर किया। तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब वही टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ की पावर को अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ बांट लेता है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो आई होप आपको जो टाइटल है वो तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलो अब प्रोसेस को डिटेल में देख लेते हैं। इस लाइन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये वाली कुछ लाइंस पढ़ाना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू द फेयर, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जब आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कहीं एक जगह पर फिक्स कर दी है, कुछ लोगों के हाथ में दे दी है, बाय द टॉप मैनेजमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल अपने हाथ में रख लेता है, हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। Whereas it dispersal मतलब क्या होता है? शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। So its dispersal among more than one person is known as decentralization। लेकिन जब किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को आप शेयर कर लेते हो एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको मीनिंग समझ आ चुका है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों के हाथों में होती है, जिसे हम टॉप लेवल कहते हैं। लेकिन वही टॉप लेवल जब मिडिल लेवल के साथ, लोअर लेवल के साथ अपनी उसी अथॉरिटी को शेयर कर लेता है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। अब अगर आप सारी अथॉरिटी अपने ही हाथों में रखोगे, तो भाई हर एक काम के लिए आपसे पूछना पड़ेगा, बार बार आपके पास आना पड़ेगा, आपको डिस्टर्ब भी करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। अब सपोज करो कि आपके पिताजी अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई उन्हें डिसीजन लेना था, कोई फॉरेन पार्टी थी उनके पास जो उनके पास एक ऑर्डर लेकर आई थी, तो उसके रिगार्डिंग उनको डिसीजन लेना था। अब दादाजी तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, अब जब तक वो वहां से वापस नहीं आते तब तक उनके साथ डिस्कशन नहीं हो सकता था, पर फॉरेन पार्टी को हमें तुरंत जवाब देना था। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या हुआ, वर्क में डिले हो गया। और समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है ना कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से छूट जाए। भाई दादाजी जब तक वहां से नहीं आते तब तक उनके साथ डिस्कशन किए बिना हम कैसे वहां पर फॉरेन पार्टीज को हाँ कर देते। तो यहाँ पर डिले होने के साथ साथ समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज मिस करने के भी चांसेस हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन को यूज करते हो। Whereas complete decentralization leads to loss of control of top management। और अगर सारी अथॉरिटी तुमने लेकिन लोअर लेवल्स को दे दी,
अगर आपने उन्हें कहा कि आप तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है, तो भाई जब सत्ता किसी के हाथ में आएगी पूरी की पूरी, तो वो उसका मिसयूज कर जाएगा। वही वाली बात ना, when authority is greater than responsibility then it may lead to misuse of authority। तो अगर आपने कंप्लीट ही सेंट्रलाइजेशन कर दिया, सब कुछ ही आपने अपने लोअर लेवल्स के हाथों में दे दिया, तो फिर यहाँ पर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका कंट्रोल उनके ऊपर से हट जाएगा। यही रीजन है बच्चे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बच्चे आप अपनी जिंदगी के कुछ डिसीजन तो खुद ले सकते हो, लेकिन जो बहुत ही अहम डिसीजन है आपके फ्यूचर के बारे में, उसको कहीं ना कहीं वो अपने हाथों में रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर खतरे में आए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखोगे, यानी कि बहुत ही एम्प्लॉयज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहोगे कि नहीं तुम हमारे कहे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर क्या होगा, वर्क डिले हो जाएगा। और कभी अगर आप कह दो कि चलो ठीक है सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है, तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में फ्योल ने कहा दैट देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल ने कहा कि देखो यहाँ पर हमें जरूरत है कि हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, कि हमें अपने सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, जिसके लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। एट द सेम टाइम हम फाइनल अथॉरिटी अपने हाथों में ही रखेंगे सेंट्रलाइजेशन के थ्रू। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जो मेन डिसीजन मेकिंग होगा वो टॉप लेवल अपने हाथों में रखेगा, और जो रूटीन वर्क से रिलेटेड अथॉरिटी होगी वो अपने सबऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो, सो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज। तो इसीलिए कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकता है, ना ही डिसेंट्रलाइज हो सकता है। एज इट ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे मैं कहती ना कि तो आप 4 मेंबर हो, सपोज करो अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो लगातार वो फैमिली बढ़ेगी ही। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं, तो ऐसे में ये जरूरत बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन की कि आपको काम अब लोगों को बांटना ही पड़ेगा, आपको अपनी अथॉरिटी शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चलो अब इसको जरा एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। बच्चे ये सेंट्रलाइजेशन को शो करता है, जहां पर ये देखो ही इज द बॉस, ये एक हब की तरह काम करते हैं। हब मतलब द मेन पर्सन जिसके थ्रू सारी इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर हो रही है। ये सिर्फ इससे बातचीत कर पा रहे हैं, इनको सब काम इस एक पर्सन के थ्रू करना है। ये इनके बीच में बैठा है सारी अथॉरिटी लेकर और इन सबसे काम करवा रहा है। इन्हें कुछ भी काम करना होता है तो ये इससे परमिशन लेते हैं। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इस एक बॉस ने पहले अपनी अथॉरिटी को शेयर किया बी और सी के साथ, फिर बी और सी ने भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अपनी अपनी अथॉरिटी को शेयर कर दिया। यानी कि जो रूटीन वर्क में जो लोग काम कर रहे हैं, तो अपने काम से रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो हमने उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को शो करता है। सो आई होप आपको अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग होगा अगर आप हमारे हाथ में अथॉरिटी दे दोगे। सुपीरियर का वर्कलोड रिड्यूस होगा क्योंकि उसने डेली रूटीन वर्क के लिए अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी है। और जब हाथ में पावर आती है तो एक क्या होता है, मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज होता है, लोग एनकरेज होते हैं अच्छा काम करने के लिए। बट नहीं फॉलो करोगे तो वही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से डिले हो जाएगा, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से मिसयूज हो जाएगा अथॉरिटी का, और लोग एनकरेज नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके और प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। अब आप कहेंगे कि मैम आज सारे ही प्रिंसिपल ऐसे खतरनाक हैं कि उनके नाम ही इतने डिफिकल्ट है, नाम से हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है उनका मतलब। सो बच्चे आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आई होप जो मैंने अब आपको प्रिंसिपल समझाए उसके बाद आपको उन सबका मीनिंग समझ आ चुका होगा। अब आगे जब भी आप उन्हें पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलने वाले हो, है ना। तो चलो स्केलर चेन को भी समझते हैं। कभी आप जब पीवीआर में जाते हो मूवी देखने के लिए तो आपने वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट देखा होगा, है ना। अब वहां पे सिटिंग कैसे होती है
कि एक लाइन में सब लोग बैठे होते हैं, है ना, रोज बनी होती है और उसी लाइन में हम सब बैठे होते हैं। अब सपोज करो आप 5 दोस्त मूवी देखने के लिए गए और आप एक ही लाइन में सारे बैठे हुए हो, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से आप 5 दोस्त बैठे हुए हो। जो पहले वाला दोस्त है उसे जो 4th नंबर पे जो उसका फ्रेंड बैठा हुआ है उससे बात करनी है। हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फर्स्ट वाले पर्सन को 5th वाले पर्सन से बात करनी है। तो ऐसे में हम ये बातचीत कैसे करते हैं, पहले वाला बंदा दूसरे वाले के कान में कुछ कहता है, दूसरे वाला तीसरे वाले के कान में कहेगा, तीसरे वाला चौथे वाले के कान में कहेगा। तो यहाँ पर ना आपने एक लाइन फॉलो करी बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ठीक बता रही है मैडम आप, यहाँ पर हमने बातचीत करी, एक लाइन में बातचीत करी। हम ऐसे नहीं कि उठ के चले गए और सीधे जाके हमने 4th वाले के पास बात करी। क्यों? क्योंकि मूवी चल रही है और बीच में से अगर ऐसे उठ के जाओगे तो बाकियों को डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पैटर्न बताया कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, ये बात समझ आ चुकी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जहां पर आप रोज जाते हैं, आपका स्कूल। अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको अगर अपने क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधे उठ के प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हो। उन्होंने आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हर क्लास को एक क्लास टीचर दी है जो आपके क्लास रिलेटेड या डेली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशंस निकालती है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने अपने क्लास टीचर को बताया। अब आपके क्लास टीचर को अगर लगता है कि ये मैटर हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए तो वो भी सीधे प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाएंगे, वो भी पहले बात करेंगे अपने इंचार्जेस से। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ रूल्स हैं कि डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाया जा सकता। तो उसके बाद उन्होंने अपने हाईएस्ट अथॉरिटी इंचार्जेस से बात करी, इंचार्जेस ने अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी अपने ऊपर वाली अथॉरिटी यानी कि वाइस प्रिंसिपल से बात करी, फिर वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल से बात करी। अगर उनको लगता है कि डायरेक्टर तक की बात जानी चाहिए तो वो फिर वो बात वहां तक पहुंचाएंगे। यानी कि एक बच्चे की बात जब एक मैनेजर तक पहुंची, एक डायरेक्टर तक पहुंची, तो एक लंबा रूट हमने फॉलो किया, है ना। तो ये होती है फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को देखते हुए यहाँ पर बातचीत का एक पैटर्न है, यहाँ पर बातचीत का एक रूट है और इसे ही ऑर्गेनाइजेशन से बोला गया स्केलर चेन। तो आइए देखते हैं कि फ्योल स्केलर चेन के बारे में क्या कहते हैं। सो स्केलर चेन के बारे में फ्योल ने कहा दैट अकॉर्डिंग टू द फ्योल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी, कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए एंड द कम्युनिकेशन, और उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। जो किस तरीके से रन करेगी चेन? फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। याद है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट, और इस चेन ऑफ कमांड को आपके मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट सभी लोग फॉलो करेंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बात करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपका अथॉरिटी लेवल ही डिसाइड करेगा कि आप किससे बात कर सकते हो, ठीक है। सो द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट, ये हमारी फॉर्मल लाइंस है। फॉर्मल लाइंस मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से निकलती हैं, जो कि कैसे हैं? फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट आर नोन एज अ स्केलर चेन, और इसी को कहा गया स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर इस तरीके से आपने एक रूट डिसाइड कर रखा है, आपने एक चेन ऑफ कमांड बना रखी है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन बना रखी है, मतलब हमें पता है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस प्रॉब्लम के लिए किसके पास जा सकते हैं हम, तो उससे क्या होता है? कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है, एज वेल एज यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हम प्रिंसिपल पढ़ के आए थे ना, यूनिटी ऑफ कमांड की, एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको एक ही से इंस्ट्रक्शन रिसीव होनी चाहिए, तो वो भी मेंटेन रहता है। हमें पता है ना कि यार हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो हमारे इंचार्ज से आएगी। अगर मैं किसी स्कूल में क्लास टीचर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन आएगी मुझे किसको फॉलो करना है? पहले इंचार्ज को फॉलो करना है। इंचार्ज किसको फॉलो करेंगे? वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल किसको करेंगे? प्रिंसिपल को। तो इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन्ड है ड्यू टू स्केलर चेन। चलो अब स्केलर चेन को जरा थोड़ा सा समझते हैं। बच्चे ये आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये कुछ एम्प्लॉयज हैं जो अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं, ठीक है। कोई टॉप लेवल पे है, तो कोई मिडिल लेवल पे है, तो कोई
लोअर लेवल पे है, ठीक है। तो ए जो है वो सुपीरियर है किसका, बी और एफ का, यानी कि ये कमांड दे सकता है बी और एफ को। फिर बी सुपीरियर है सी का, तो बी कमांड देगा सी को, सी कमांड देगा डी को, डी कमांड देगा ई को, एंड सो ऑन, इसी तरीके से काम चलेगा। अब सपोज करो कि अगर बी को एच से बात करनी है तो ये बी एच से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। ये जो स्केलर चेन है ये बी और एच को बात करना अलाउड नहीं करती डायरेक्टली। आप डायरेक्टली किसी दूसरे लेवल के पर्सन से बात नहीं कर सकते अगर आप स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो एच से बात कैसे होगी, तो बी ए को बताएगा, ए एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा और जी एच को बताएगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करेगी कि बी के थ्रू पहले ए के पास जाएगा, ए के थ्रू एफ के पास, एफ के थ्रू जी के पास, जी के थ्रू एच के पास। तो देखो ना कितना लंबा रूट है बात करने का। अब इसी तरीके से जो रिप्लाई है वो भी सेम फॉर्मेट में जाएगा। तो यानी कि अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो पहली बात तो यूनिटी ऑफ कमांड तो है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि एक लंबा रूट हमें फॉलो करना पड़ता है समटाइम्स, जो कि डिले इन वर्क को भी अराइज करता है, ठीक है। अब मैम कभी बहुत इमरजेंसी हो और हमें डिसीजन लेना हो तो हाँ, इसका सोल्यूशन जरूर है हमारे पास कि कभी अगर कोई इमरजेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में और हमें क्विक डिसीजन लेना है तो ऐसे में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। गैंग बनाएंगे अपने, है ना। अब गैंग प्लैंक क्या कहता है कि सपोज करो कि कभी आप इमरजेंसी में हो, आपको कोई क्विक डिसीजन लेना है और सी को एच से बात करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सी को एच से बात करने के लिए अब इमरजेंसी में बहुत जरूरी है कि सी को एच से बात करनी है। तो ऐसे में अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो वही सी बी से, बी ए से, ए एफ से, एफ जी से और जी एच से बात करेगा। बट इमरजेंसी है, डिसीजन जल्दी लेना है, तो ऐसे केस में हम गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। और गैंग प्लैंक क्या करता है, ये अलाउड करता है एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज वर्किंग एट द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। तो गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके दो सेम लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉय, देखो प्लैंक का मतलब क्या होता है, एक सरफेस, एक फ्लोर, तो यहां पर ये अलाउड करता है दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज को बात करना। पर ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में हो सकता है। इट कैन ओनली बी यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी, जहां पर ये दो सेम लेवल पे काम करने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सी डी को अपनी बात बताएगा और डी गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके एच को अपनी सारी बात बता देगा। लाइकवाइज जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई भी एच डी को बताएगा और डी सी को। तो देखो जो रूट यहां से लेकर यहां तक पहुंचने वाला था वो रूट सिर्फ यहां से यहां तक ही रह गया। तो इसका मतलब गैंग प्लैंक एक शॉर्टेस्ट रूट है कम्युनिकेशन का, जो कि इमरजेंसी के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो हर चीज का सॉल्यूशन है। हम कह रहे हैं कि स्केलर चेन की वजह से डिले हो जाता है डिसीजन में, बट अगर कभी इमरजेंसी हो तो हमारे पास गैंग प्लैंक नाम का एक सोल्यूशन है जो हमें एक शॉर्टेस्ट रूट दे रहा है कि दो सेम लेवल के, प्लीज माइंड माई वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ, कि दो सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे जो रूट है कम्युनिकेशन का वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में, केस स्टडी में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको स्केलर चेन समझ आ गया कि क्या है। स्केलर चेन इज जस्ट अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो अब अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो क्या फायदे हैं, ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत आसानी से आप कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर पा रहे हो, क्लियर लाइन से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सबको पता है कि हम कौन से लेवल पे काम करते हैं और उसके रिगार्डिंग हमारे पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेन रहता है, बट नहीं फॉलो करोगे तो वही नो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, नो क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। अब देखो आप कहेंगे मैडम ये आया ना सिंपल वाला ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कमांड और इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये प्रिंसिपल कमांड और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता होगा। बच्चे आप लोग ऑर्डर का मतलब तो सही समझ रहे हो कि कमांड इंस्ट्रक्शन है। जब भी ऑर्डर वर्ड हम सुनते हैं तो हम सभी के माइंड में यही आता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हो रही है, कुछ कमांड के बारे में बात हो रही है। लेकिन फ्योल यहाँ पर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और कमांड को नहीं कह रहे हैं। यहाँ फ्योल ऑर्डर से कह रहे हैं अरेंजमेंट। यहाँ उनका ऑर्डर से मतलब है अरेंजमेंट से।
कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का। हर एक चीज का मतलब मैम, हर एक चीज से उनका मतलब था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी भी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ऐसा क्यों मैम? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप थक हार के स्कूल से घर की तरफ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, फटाफट से घर जाते हैं, अपना बैग उठा के रखते हैं और अपने फिर स्कूल यूनिफॉर्म उतारना शुरू करते हैं, सॉक्स कहीं, शूज कहीं, बेल्ट कहीं, टाई कहीं। तो ऐसे आप लोगों ने उनको उनकी प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं रखा और इधर उधर आपने छोड़ दिया। जब पढ़ने बैठते हैं तब भी अपनी बुक्स कभी कहीं पढ़ के कभी कहीं पे पढ़ने बैठ गए, कभी कहीं पे पढ़ने बैठ गए, और जहां बैठते हैं वहीं पे उस चीज को रखकर भूल जाते हैं। फिर जब सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो फिर आवाज लगाते हैं मम्मी को, मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही, मम्मी मेरी बेल्ट नहीं मिल रही, और अपने सामान को ढूंढते रहते हैं और इसी चक्कर में स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि आपने अपने सभी सामान को अपनी जगह पर नहीं रखा। अच्छा, अगर तुम्हारा ठंडा पानी पीने का मन करता होगा तो ठंडा पानी कहाँ से लेते हो जाके? अपने की अलमीरा में से? बोलो, कपड़ों की अलमीरा में से? मैम कैसी बातें कर रही हो आप, फ्रिज में से? बिल्कुल सही बात है। क्यों फ्रिज में से ही? क्यों? क्योंकि ठंडा पानी वहीं रखा जाता है ना? और जब आपको आपके कपड़े चाहिए होते हैं तो क्या वो आप किचन के अलमीरा से लेते हो क्या जाके? नहीं ना, वो कहाँ से लेते हो? आपने अपनी एक अलमीरा बना रखी है, उसके अंदर आपके सारे कपड़े रखे होते हैं। सो बच्चे यहाँ पर ना आपने अपनी सभी चीजों को एक जगह दे रखी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको उन सब चीजों की जरूरत पड़े तो आप बड़ी आसानी से वहां से उसको ले सके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना? मैडम ये बात तो हमें समझ में आ गई कि आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर होनी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीन्स और इक्विपमेंट्स, ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। बहुत बढ़िया बच्चे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल 1 मिनट में सब समझ गए। चलो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब एक और बात की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि आप स्कूल में अगर आपको फी सबमिट करनी है तो आप कहाँ जाते हो? लाइब्रेरी? आप लाइब्रेरी जाते हो या प्लेग्राउंड जाते हो या प्रिंसिपल ऑफिस जाते हो? कहाँ जाते हो? फी काउंटर पे जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो फी डिपॉजिट की जाती है वो फी काउंटर पे ही डिपॉजिट होती है। अच्छा, अगर आपको स्कूल में कुछ खाना है लंच में तो कहाँ जाते हो? क्लासरूम के अंदर, अगेन स्टाफ रूम के अंदर, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर? नहीं, कहाँ जाते हो? कैंटीन में ना, क्योंकि आपको पता है कि कैंटीन वाले भैया अपने कैंटीन वाले प्लेस पे ही मिलेंगे और आपको सामान देंगे। और अगर आपको जैसे बहुत सारे स्कूल्स में बुक्स भी दी जाती हैं, एक बुक स्टोर होता है प्रॉपर, तो अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप वहां पे कौन से वाले मैम के पास जाएंगे? तो वहां पर आप कहाँ जाएंगे? उसी बुक स्टोर पे जाएंगे ना, जहां पर आपको पता है कि वो जो भी स्टाफ होगा अवेलेबल होगा और आपको बुक दे देगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, वाइस प्रिंसिपल से बात करनी है, तो उन सभी लोगों की अपनी अपनी एक जगह फिक्स है ना? तो यानी कि आप ये देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी भी अपनी अपनी जगह है। अब जैसे कि आपको किसी टीचर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, उनसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ समझना है, तो आपको पता है कि अगर मैम आपके पीरियड में नहीं है तो या तो किसी क्लास में उनका पीरियड होगा या वो कहाँ मिलती हैं? स्टाफ रूम में। तो यानी कि टीचर्स के बैठने की भी जो प्लेस है वो फिक्स है कि वो कहाँ मिलेंगे? स्टाफ रूम में। ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इन सभी लोगों के काम करने की जगह भी क्या है? फिक्स है। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है और फ्योल इसी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सो ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो जब हम एवरीथिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल रिसोर्सेस की, और जब हम एवरीवन की बात करते हैं तो एवरीवन से हमारा मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। तो यानी कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग प्लस हमारे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला सामान, उन सभी चीजों की प्लेस क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। सो इट लीड्स टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी
एंड एफिशिएंसी। तो जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे होंगे तो हमें इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामान अपनी जगह पर होगा तो वेस्टेज नहीं होगा टाइम का, मनी का, एफर्ट्स का। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो फ्योल ने बेसिकली दो तरीके के ऑर्डर को फोकस किया, एक है मटेरियल ऑर्डर और एक है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, और सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो जरा, A certain place for everything and everything must be at its place। तो मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है कि हर एक चीज की अपनी एक जगह है और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई स्टोर रूम है तो हमें पता है कि स्टोर रूम से हमें क्या मिलेगा, हमारा रॉ मटेरियल मिलेगा। टूल रूम है तो टूल रूम्स में हमें क्या मिलेंगे, टूल बॉक्स। अब सपोज करो कि ये वर्कर्स हैं, किसी वर्कर को रॉ मटेरियल की जरूरत है, अब उसे पता ही नहीं रॉ मटेरियल कहाँ होता है, कभी कहीं रखते हो कभी कहीं रखते हो, तो उसे टाइम से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन कैसे होगा। लाइकवाइज एक एम्प्लॉय को किसी एक पर्टिकुलर टूल की जरूरत है, अब उसे पता ही नहीं है कि टूल रूम कहाँ है या टूल बॉक्स कहाँ है। अब आप कभी भी कहीं पे भी टूल रूम, अब आप कहीं पे भी कोई भी टूल उठाकर कहीं पे भी रख देते हो तो हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्च करना पड़ेगा ना कि वो कहाँ है। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। कहने का मतलब है कि अगर मटेरियल ऑर्डर वायलेट होता है, आप इसको फॉलो नहीं करते हो, सो सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम और फाउंड द नीडेड इक्विपमेंट ऑन टाइम। तो उसको ना तो वो टाइम पे अपना टास्क कंप्लीट कर पाएगा, ना ही उसको वो उसका सामान सही समय पर मिल पाएगा। ठीक है, सो सोशल ऑर्डर क्या कहता है, अ प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी एट हिज और हर प्लेस। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को हमने एक प्लेस दे रखी है और सभी लोगों को अपनी अपनी प्लेस पर ही काम करना चाहिए। जैसे कि एक ये है मैनेजिंग डायरेक्टर का रूम, तो यहाँ पर ये मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है अपनी जगह पर, तो किसी एम्प्लॉय को सजेशन लेना है तो वो पहुंच जाएगा वहां पे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, जहां पर हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बैठता है, तो यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्शन टीम में काम करते होंगे लोग, वो अपने मैनेजर से तुरंत जाकर बात कर सकते हैं। तो अगर कभी आप सोशल ऑर्डर को वायलेट करते हो, उसको फॉलो नहीं करते हो, तो सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू टेक द नीडेड इंस्ट्रक्शन ऑन टाइम। तो उस बेचारे सबऑर्डिनेट को कभी अगर सजेशन लेना है तो उसे पता ही नहीं उसका मैनेजर कहाँ बैठता है, वो कभी कहीं बैठ जाता है कभी कहीं बैठ जाता है, तो वो ढूंढता ही रहेगा ना, तो टाइम से उसको सजेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें दोनों ही ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करना है, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर हो चाहे वो सोशल ऑर्डर हो। तो क्या कहता है ऑर्डर प्रिंसिपल, सभी लोग और सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए, और ये चीज हमें अपनी लाइफ पे भी अपनानी चाहिए, है ना। सो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा और स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, क्योंकि किसी भी चीज को ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इनएफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का, वही कि भाई हम ढूंढते ही रह जाएंगे, बहुत वेस्टेज होगी टाइम की। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जब हमें सजेशन नहीं मिल रहा होगा तो फिर अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डिसिप्लिन खराब हो सकता है। ठीक है, सो यह था हमारा ऑर्डर प्रिंसिपल, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल था। आई होप मैंने आज आपको जितने भी प्रिंसिपल पढ़ाए हैं वो सारे प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके माइंड में रिगार्डिंग दोस प्रिंसिपल्स। तो बच्चे हमारे आज इन टोटल 10 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 4 ही रिमेनिंग है। ठीक है, तो इन 10 प्रिंसिपल्स को फटाफट से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और पुराने वालों को रिवाइज करना है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के 4 प्रिंसिपल्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।